हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सोनू साजवान आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको अकाउंटिंग ही नहीं करना बताया है। अकाउंटिंग तो है ही इसमें, लेकिन अकाउंटिंग के साथ जीएसटी एक्ट किस तरीके से पढ़ा जाता है और जीएसटी एक्ट जो हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं उसका क्या इफेक्ट है, कौन से सेक्शन उसमें कवर होते हैं और कौन सी एंट्रियाँ उस पर आती है। तो हमने इसमें ये कवर कर रखा है कि हम अकाउंटिंग तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जीएसटी एक्ट को भी बताएंगे। जीएसटी एक्ट में कौन से सेक्शन, कौन से रूल्स, कौन से क्लोज एप्लीकेबल होते हैं। और दोस्तों, हम लास्ट में फिर हम ये सीखेंगे कि एक एवरेज अकाउंटेंट और एक सीनियर अकाउंटेंट जो एंट्री करता है बुक्स ऑफ टैली पर, वो किस तरीके से करता है। और ये जो वीडियो है, ये मैंने, जैसे मान लीजिए एक पार्टी है हमारी और उसके मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, मल्टीपल एड्रेस है, तो बुक्स में किस तरीके से एंट्री पास करेगा, आज हम ये भी सीखेंगे। और मैं आपको जीएसटी एक्ट भी पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से जीएसटी एक्ट पढ़ते हैं। और मैं अपने अकाउंटेंट भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं प्रोफेशनल को नहीं कह सकता क्योंकि प्रोफेशनल ऑलरेडी एक्ट, जीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सारी चीज़ पढ़ते हैं। तो हमारे अकाउंटेंट भाई जो हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि जीएसटी एक्ट पढ़ने की भी थोड़ी आदत डालें, क्योंकि डेली रूटीन में अगर जीएसटी एक्ट पढ़ते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी सीए को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी अपने फ्रेंड को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी प्रॉब्लम अपने आप से सही कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइफ की प्रॉब्लम की सॉल्व की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे काम की जो प्रॉब्लम होती है, जो डेली रूटीन में हम जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशन आती है, जो क्रिएट होती है हमारे सामने, तो उससे हम किस तरीके से बाहर निकलेंगे, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जीएसटी की भी नॉलेज होनी चाहिए एक अकाउंटेंट भाई को। तो चलिए दोस्तों, अब हम जीएसटी एक्ट पे चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ कि जीएसटी एक्ट किस तरीके से पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पे हम डालेंगे सीबीआईसी। सीबीआईसी की वेबसाइट सर्च करेंगे हम यहाँ पे। जब हम यहाँ पे सीबीआईसी की वेबसाइट को सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये हमारी इनडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हम जीएसटी पे आएंगे। जीएसटी पे जब हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आएंगे, एक्ट को हम प्रेस करेंगे। एक्ट को जब हम एक्ट को प्रेस प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इसके इंटरफेस में, इनकी जीएसटी एक्ट की वेबसाइट पे। दोस्तों, थोड़ा लोड ले रहा है, तो एक मिनट में देख लेता हूँ। और भी दूसरी एक हमारी वेबसाइट यहाँ से भी खुल जाती है, टैक्स इंफॉर्मेशन सीबीआईसी। ये भी डालेंगे तो यहाँ से भी वेबसाइट खुल जाएगी हमारी। ये देखिए, मे भी यहाँ पे खुल गई है, ये देखिए। और यहाँ से भी आप खोल सकते हैं, तो आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आगे, ये भी वेबसाइट यहीं खुलेगी, देखिए। ठीक है, तो जब तक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आइए। देखिए, यहाँ पे देखिए आप कौन कौन सा एक्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी एक्ट पढ़ सकते हैं, कस्टम एक्ट पढ़ सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और फाइनेंस एक्ट। तो ये सारे यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो हमारा केस, हम जो आज पढ़ेंगे वो जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे। ये एक्ट, रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस और ऑर्डर्स, ये सब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। मैं अकाउंटेंट भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से अपना थोड़ा अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में जीएसटी एक्ट को भी इंक्लूड करें, ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ इसके साथ साथ, कि अकाउंटेंट भाइयों को कितना एक्ट पढ़ना होता है जीएसटी का। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर उनकी लाइफ सिर्फ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग करना है, तो मैं ये कहूँगा कि उनको सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 50, जो जीएसटी एक्ट का सेक्शन 1 से लेके यहाँ से और सेक्शन 50 जो कि हमारा इंटरेस्ट, यहाँ तक सेक्शन 50 तक अगर कोई भाई, हमारा अकाउंटेंट भाई अगर मेहनत कर लेता है, तो उसके सब कुछ, आधे से ज़्यादा जो अकाउंटिंग लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और जो भी क्लाइंट की क्वेरी होती है अपने, जब हम किसी को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो वहाँ पे जो क्वेरी आती है, वो भी यहीं से सॉल्व हो जाएगी। हमें आईटीसी का कैसे यूटिलाइज करना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखिए फाइनल रिटर्न के बारे में बताया गया है। हम यहाँ पे बता देते हैं, ये देखिए 3B की रिटर्न है, ये GST R1 की रिटर्न है। ठीक है, ये हमारी सारी डिटेल है, ये देखिए।
ठीक है, मैं और बता देता हूँ। ये देखिए टैक्स इनवॉइस की मतलब, और ये यहाँ पे क्रेडिट नोट की। तो हमारी सारी वेबसाइट, जो ये वाली वेबसाइट है, वो ऑलमोस्ट सेक्शन 1 से लेके और सेक्शन 50 तक अगर कोई भाई, हमारा अकाउंटेंट भाई इसकी इसकी मेहनत कर लेता है, तो उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बात पक्की है। और मैं आपको आज बता देता हूँ, आज जो हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि एक क्लाइंट है हमारा, उसके मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, मल्टीपल एड्रेस है, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी और कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है इस वाले केस में, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। और ये रहा सबसे पहला सेक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। ये है पहला। ठीक है दोस्तों, इसको ये हमें हमें बताता है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस केस में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और एक एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ अकाउंटेंट भाई, हमारे अकाउंटेंट भाई होंगे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा होगा, है ना, रजिस्ट्रेशन भी करते होंगे कुछ। तो वो रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि जो जिस केस में वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वॉलेंट्री जिसको कहते हैं, वॉलेंट्री में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो सेक्शन कहाँ है, किस एक्ट में लिखा है और कहाँ पे लिखी है बात, ये उनको पता नहीं होता। और आई होप कि कुछ अकाउंटेंट भाइयों को पता होगा, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा गुड, कहता हूँ ना, वो बढ़िया है। और जिन्हें नहीं पता उनका मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सेक्शन 25 आ जाता है। और उसके बाद हम जब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखिए सेक्शन 3 लिखा है, सब सेक्शन 3, सॉरी, सब सेक्शन 3 लिखा है। यहाँ पे सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24। ये सेक्शन 22 हमारा क्या होता है, सेक्शन 22 हमारा जिसमें 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की लिमिट होती है। और सेक्शन 24 में हमारा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें एनआरटीपी, सीटीपी और ये क्या नाम है, आरसीएम वाले, जिसमें आरसीएम की लायबिलिटी बन जाती है सेक्शन 93 और 94 की, उन्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर कोई पर्सन 93 के अंदर किसी से परचेज कर लेता है, तो उसे आरसीएम पे करना होगा, जो उसमें गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो लिखे हुए हैं उसमें। तो उसके अंदर उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। यहाँ पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था। लेकिन कोई पर्सन यहाँ पे सेक्शन 22 की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते, ठीक है, और सेक्शन 24 को भी, तो वो क्या करता है कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं। ये वाले केस में सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के अंदर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो यही वाला हमारा जो है सब सेक्शन 3, ये वॉलेंट्री की बात करता है कि किस कैसे हमें वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की बात है। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि अपनी मर्जी से, हमारी 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की लिमिट पार नहीं हो रखी, हम ना सेक्शन 22 ना सेक्शन 24, इन दोनों सेक्शनों में कवर नहीं होते हैं, और हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, हमें अपना बिजनेस करना है। तो वो भी अगर मेरी 5 लाख की टर्नओवर है, तो भी मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ वॉलेंट्री बेस पे। लेकिन अगर मैं सेक्शन 22, 24 को मैंडेटरी करता हूँ, तो फिर मेरे को 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की लिमिट पार करनी होगी। और सेक्शन 24 का अगर एप्लीकेबल होता है कोई केस, तो उसमें भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आज का केस है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से लिया जाता है। तो इसके लिए सेक्शन, ये देखिए, इसके लिए सेक्शन ये आएगा सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2। सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2 को हमको पढ़ना पड़ेगा। ये रहा सब सेक्शन 2। तो हमें ये पढ़ना है। यहीं से हमें पता चलेगा कि कौन से, किस केस में हमें मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मिल सकते हैं, किस केस में हमें मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकते। ये सारी बातें हमारा सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। सेक्शन 25, सॉरी, सब सेक्शन 25 के सब सेक्शन 2 में ये बात लिखी हुई है। तो मैं आपको ये पढ़ाता हूँ किस तरीके से क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। और दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये है, यहाँ पे लिखा है सेक्शन 2 में, ए पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड ए सिंगल रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक जो व्यक्ति है, एक जो पर्सन है, उसको एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड किया जाएगा, मतलब मिलेगा, एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा एक स्टेट में। मतलब आप ये कहना चाहे कि मैं यूपी में बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं एक ही रजिस्ट्रेशन लेने का हकदार हूँ। हाँ, SC जेड में, अगर कोई SC जेड में आता है तो उसे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी होंगे तो उस केस में भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इनके प्रोविजन लिखा हुआ है। पहला तो हमारा ये सिंपल सी बात कहता है कि एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, बस, ओनली। फिर हमारा ये सेकंड, अब इसने जो यहाँ पे बात कही है, ये तो सिंपल भाषा में कह दी कि एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमारे एक्ट
जिन्होंने एक्ट बनाया है उन्होंने एक बात और डाली कि क्या पता कुछ लोगों को जरूरत पड़ जाए ऐसी, तो यहाँ पे प्रोविजो डाला है, उसको खुल के बताया है, मतलब सबसेक्शन 2 को सेक्शन 25 के सबसेक्शन 2 को और खुल के बताया कि क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है कि प्रोविजो प्रोविजो डेट क्या कहता है, प्रोवाइडेड डेट ए पर्सन हैविंग द मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी may be granted a separate registration for each such place of business subject to condition as may be prescribed। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि मेरा मान लीजिए गाजियाबाद में बिजनेस है, मैं यूपी के गाजियाबाद में मेरी फैक्ट्री है। अब मेरे यूपी के गाजियाबाद में फैक्ट्री है, अब मान लीजिए, और उसके बाद मेरा एक कानपुर में भी है, मान लीजिए एक प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा कानपुर में भी है। अब गाजियाबाद में तो मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, लेकिन मेरे को, और रहता मैं कानपुर में हूँ, सपोज डेट एक एग्जांपल, रहता मैं, या एक काम कर लीजिए कानपुर में मेरी फैक्ट्री है और गाजियाबाद में मैं रहता हूँ, तो रिलेट करके देखिए, अब गाजियाबाद में मैं रहता हूँ और मेरी कानपुर में फैक्ट्री है। अब मान लीजिए वहाँ का एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट को भी मेंटेन किया जा सकता है या कुछ प्रॉब्लम इश्यूज है, तो मैंने क्या करा कि क्या नाम है इसको, मैंने वो वहां से एक प्लेस ऑफ बिजनेस मैंने यहाँ बना दिया अपना बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, और एक प्लेस ऑफ बिजनेस जो जहाँ पे मेरी फैक्ट्री चल रही है वो वहां बना दी मैंने। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप दोनों ही केस में रजिस्ट्रेशन लेना ले सकते हैं इस केस में। ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ पे कही जा रही है इस तरीके से कि आपके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस होने चाहिए, मतलब एक स्टेट में मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस होने चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, इसमें कोई भी वो दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू कंडीशन एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। एज में भी प्रेस्क्राइब्ड का मतलब ये होता है कि ये रूल्स की बात करता है, और सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये जो सब्जेक्ट टू कंडीशन है ये बात करता है कि सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उस बात को ध्यान में रखते हुए, मतलब उस रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको रजिस्ट्रेशन मिला जाएगा। अब देखिए इसमें जो रूल कवर होता है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पे रूल में आ जाती है, हम यहीं से रूल से आ जाएंगे। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और खोल लेता हूँ मैं, यहाँ पे रूल्स में आ गया, ये रूल्स भी हमारा यहीं खुल जाएगा। अब रूल्स इसमें आएगा, ये देखिए, अगर हम पढ़ने की आदत डालेंगे तो हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है, अकाउंटिंग करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंटिंग को समझ के किस सेक्शन में ये बात कही जा रही है जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी एक्ट में कही गई है, तो उसको समझना ही बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, ये देखिए रूल 11 सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2, उसके में जो प्रोविजन था उसका रूल्स जो है वो ये है, क्या कहता है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब वो क्या चाह रहा है कि एक स्टेट के अंदर अगर आपके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस होना कंपलसरी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एनी पर्सन हैविंग द मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिक्वायरिंग, ये देखिए, रिक्वायरिंग ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एनी सच प्लेस ऑफ बिजनेस सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 25, मतलब सबसेक्शन 2 और सेक्शन 25 का जो वहां पे कहता था कि एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तो ये उसकी बात कर रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। फिर उसके आगे क्या कह रहा है, सेल बी ग्रांटेड सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच प्लेस ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अब वो क्या कह रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन उसकी 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी आपको। तो ये वो कंडीशन है, ये देखिए, ए बी एंड सी, ये 3 कंडीशन को आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, पहला, such person has more than one place of business as defined in clause 85 of section 2। अब ये सेक्शन 2 किसकी बात करता है, डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन क्या कहती है, किसके बारे में, प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में, जो क्लोज हमारा 85 है। अब हम आपको क्लोज पढ़ाते हैं, क्लोज क्या कहता है इसका, मैं आपको एक बार क्लोज में लेके चलता हूँ। मैं एक बार इसको यहाँ से बंद करके यहाँ पे एक और खोल लेता हूँ, एक मिनट डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं इसको, है ना, क्योंकि मैं सारी चीज क्लियर करते हुए चलना चाहता हूँ। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ओपन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आ जाइए एक्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा डेफिनेशन लिखी हुई है ये भी। अब ये डेफिनेशन के हमें किस में जाना है, क्लोज 85 के सेक्शन 2 के क्लोज 85 में जाना है। 85 में मैं आ जाता हूँ एक बार। दोस्तों वीडियो बेशक लंबी हो जाए, लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा वो एज पर एक्ट और अकाउंटिंग के बेस पे बताऊंगा कि आज किस तरीके से एक्ट पढ़ा जाता है, किस तरीके से हमें चीजें करनी होती है। आपको अगर कोई चीज समझ में ना आए ना, प्लीज कमेंट,
कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे, हमारी टीम भी आपके रिप्लाई करेंगे और खुद मैं रिप्लाई करूंगा उस चीज का, जो भी आपको दिक्कत आएगी किसी भी सेक्शन में आ जाए। मैं जो सेक्शन पढ़ा रहा हूँ यही नहीं छोड़ के अलग सेक्शन अगर आपको कोई कोई पढ़ा हो उसमें ही बताना मेरे को, ठीक है ना। अब देखिए 85 हमारा क्या कहता है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस में इंक्लूड्स किया जा रही चीजें, मतलब इस प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होगा वो यहाँ पे डिफाइन करा गया है। तो उसने 3 चीज बताई है यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए, ये देखिए। तो 3 चीज मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। पहला तो क्या कहता है, ए प्लेस, ऐसा स्थान, फ्रॉम वेयर द बिजनेस ऑर्डिनरी कैरिड ऑन, मतलब जहां से बिजनेस चल रहा है। मतलब मान लीजिए मैं कानपुर में फैक्ट्री चल रही है, वो एक प्लेस है मेरा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, कानपुर में मेरी फैक्ट्री चल रही है, वो एक मेरा प्लेस है। दूसरा, एंड इंक्लूड्स ए वेयर हाउस, अब जहां पे मेरा वेयर हाउस है, अब मान लीजिए मैंने वेयर हाउस कानपुर के, कहाँ पे मैंने कानपुर है, कोई उसी एरिया के आसपास में मैंने अपना वेयर हाउस खोल लिया, कानपुर के नियरेस्ट ही, ठीक है। फिर वहां पे मैंने एक गोडाउन ले लिया, या एनी अदर प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन स्टोर हिज गुड्स, जहां पे उसके अपने खुद के गुड्स स्टोर कर रखे हैं। मान लीजिए मैंने अपने घर में रख लिया अपने गुड्स, मान लीजिए मैं कानपुर में फैक्ट्री चला रहा हूँ और मैंने वहां से गुड्स को अपने घर पे रखवा लिए, तो वो भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो वो भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा कि जहां पे गुड्स स्टोर हो रखे हैं। एंड सप्लाई और रिसीव गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब जो गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ जहां से, और जहां से गुड्स को रिसीव कर रहा हूँ, वो भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो यहाँ पे एक बात लिखी गई है। और दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है बी में क्या लिखा हुआ है, अभी जो मैंने आपको बताया था कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट से कहाँ से मेंटेन कर रहा हूँ, गाजियाबाद से मेंटेन कर रहा हूँ, जो मेरा वहां पे है। तो वो भी मेरा एक प्लेस माना जाएगा, वेयर ए प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां से मैं बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहा हूँ वो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। तो यहाँ पे भी मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या कहता है, हमारा एक्ट क्या कहता है, जहां पे आपकी फैक्ट्री चल रही है, कानपुर में मेरी फैक्ट्री चल रही है, तो कानपुर में ही बुक्स ऑफ अकाउंट होने चाहिए। ये नहीं कि आप उसको अपने घर से मेंटेन कर रहे हो या कहीं और जगह से मेंटेन कर रहे हो। अगर अगर कहीं और जगह से अपने घर से अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहा हूँ, तो यू नीड टू टेक द रजिस्ट्रेशन फॉर मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो यहाँ के लिए भी मैं रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है इसको मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बना सकता हूँ, आपकी मर्जी। अगर आप इसको इन सब में वेयर हाउस, इन गोडाउन को अगर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर मतलब जो आपका कानपुर में रजिस्ट्रेशन है उसी के उसमें एडिशनल प्लेस में ऐड कर देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आप रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, इसमें ये बात कही गई है सिंपल सी। फिर क्या कह रहा है सी, हमारा क्या कहता है, बी ए हो गया, बी हो गया, अब हमारा सी क्या कहता है, ए प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन इन इंगेज इन ए बिजनेस इज इंगेज इन ए बिजनेस थ्रू इन एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बड़े मजे की बात है कि मान लीजिए मैं कहाँ से बिजनेस कर रहा हूँ, कानपुर से बिजनेस कर रहा हूँ, और कानपुर से मेरा एक एजेंट है। एजेंट कहाँ बैठा हुआ है, गोरखपुर में बैठा हुआ है ना, गोरखपुर में बैठा हुआ है एजेंट, और वही वहां से सेल परचेज जो भी कर रहा है, तो वो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। ये नहीं कि अगर मेरे बिहाफ में मेरा एजेंट वहां से अगर बिजनेस कर रहा है तो वो भी मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस में कवर होगा, यहाँ पे ये बात कही गई है। और उसके बाद क्या करा, बाय वट एवर नेम कोल्ड, अब इसका एक इफेक्ट है। नेम कोल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाय वट एवर नेम कोल्ड का मतलब ये होता है कि आप उस एजेंट को कुछ भी मानते हो, लेकिन अगर वो आपके बिहाफ में वहां से कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, चाहे वो आपको उसको एजेंट बोलो, चाहे उसको आप कुछ भी बोलो। वट एवर नेम कोल्ड का मतलब ये होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये मैंने बता दिया, अब मैं आ जाता हूँ दोबारा से रूल्स में। आ, ये देखिए रूल्स में आने के बाद यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था, ये मैं बता चुका हूँ आपको ए। अब आता सेक्शन, अब मैं सॉरी सेक्शन बोल दिया मैंने, अब मैं आ गया यहाँ पे बी। बी में आ गया रूल के, बी में। अब बी में क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है सच पर्सन शैल नॉट पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 फॉर एनी ऑफ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस इफ ही इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 9 फॉर एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये बात तो सही कह रहा है, ये भी, ये बी जो जो बी ने बात कही है ये भी एकदम सही कह रहा है। अगर एक परसेंट सेक्शन 10 में टैक्स पे कर रहा है, तो दूसरे प्लेस के लिए सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। या तो आप सेक्शन 10 में लेंगे, या तो अभी आप सेक्शन 9 में लेंगे। अब कुछ पर्सन क्या कमेंट करके पूछेंगे सेक्शन 10 किस चीज का है, तो सेक्शन 10 हमारा, या आप खुद भी बताना एक बार, यहाँ पे वीडियो पॉज करके मेरे को पहले कमेंट डाल देना, या अपने मन में सोच लेना क्या है, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक मजाक था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्शन 10 हमारा कॉम्पोजिशन का होता है, जिसमें 1.5 लाख, 75 लाख और 50 लाख की लिमिट होती है सर्विस के केस में।
ठीक है ना। यहाँ पे 3 लिमिट होते हैं, 1.5 लाख, ओ सॉरी 1.5 लाख कह रहा हूँ मैं, 1.5 करोड़ सॉरी, 1 करोड़ 50 लाख, 75 लाख, और उसके बाद हमारा 50 लाख की लिमिट होती है। इसमें 3 लिमिट होती है। तो उसकी बात करता है सेक्शन 9 हमारा रेगुलर टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में आता है, तो ये उसकी बात करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चीज आप ले सकते हो, या तो सेक्शन 10 में चली जाइए या तो सेक्शन 9 में चली जाइए। और अगर उसके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो सेक्शन 9 में अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लेना चाहते हो तो आपको सेक्शन 10 में नहीं मिलेगा। अगर सेक्शन 10 में लेने के बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में सेक्शन 9 लेना चाहते हो तो आपको सेक्शन 9 नहीं मिलेगा। या तो फिर 10 लोगे, या एक पैन नंबर पे या तो सेक्शन 9 लोगे या तो फिर सेक्शन 10 लोगे। गॉट इट। ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आ जाता हूँ सी पे। सी हमारा कहता है ऑल सेपरेट रजिस्टर्ड पर्सन registered place of business of such person shall pay tax under under the act on supply of goods or service or both ठीक है। ये वाली बात कर रहा है। ये तो अगर सेक्शन 10 में जाते हैं तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, या सेक्शन 9 में जाता है तो वहां पे टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख रखा है एज मे बी एज द केस मे बी फॉर द सच सप्लाई। तो जैसे आपकी सप्लाई होगी यू विल टेक द टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। ओके। अब एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे भी यही कह रहा है कि बी को डिफाइन करा गया है इसमें। तो बी क्या कह रहा है, हेयर बाय, ये भी वही वाली बात कह रहा है। क्या कह रहा है, तो आप सेक्शन 10 में जाएंगे तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा सेक्शन 9, और सेक्शन 9 में जाएंगे तो सेक्शन 10 नहीं मिलेगा। और अगर इन दोनों के प्लेस ऑफ बिजनेस में आप सेक्शन 10 सेक्शन 9 को लेना चाहेंगे तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। एक ही चीज लोगे एक पेन पे, या तो सेक्शन 10 लोगे तो सब चीज के लिए सेक्शन 10, या तो सेक्शन 9 लोगे तो सब चीज के लिए सेक्शन 9 कवर होगा सेक्शन। ठीक है। गॉट इट। और उसके बाद मैं आपको सब रूल का सब रूल 2 बताता हूँ। ए रजिस्टर्ड पर्सन opting to obtain separate registration for a place of business shall submit a separate application REG1। ठीक है। फॉर्म जो हमारा आता है प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपका मान लीजिए सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन ले लिया और सेक्शन 1 में मान लीजिए मेरा गाजियाबाद में है, कानपुर में बिजनेस कर रहा हूँ, गाजियाबाद में हूँ, अब मेरे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए एक रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उसके लिए मैं सेपरेट क्या करूंगा, एप्लीकेशन डालूंगा REG01 के अंदर। फिर मेरे को 2 फॉर्म फिल करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। और उसके बाद ये हमारा क्या कहता है, यहाँ पे पढ़ा देता हूँ एक बार मैं आपको। देखो दोस्तों मैं सारी चीज क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है द प्रोविजन ऑफ रूल 9। अब रूल 9 और रूल 10 ये कह रहा है कि जो भी वेरिफिकेशन होगी डिपार्टमेंट के थ्रू, जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो रूल 9 और रूल 10 के हिसाब से मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा। अब मुझे इसका मतलब बताना, ये और ये जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा तो मुझे इन दोनों का मतलब बताना है कि इन दोनों का मतलब क्या है। ठीक है। मुटांटिस और मुटांडिस। ठीक है। इन दोनों का मतलब मुझे बताना कमेंट बॉक्स पे। और ये यहाँ पे ये कह रहा है कि सबमिट करा जाएगा। यहाँ पे सबमिट करोगे तो रूल 9 और रूल 10 के हिसाब से इसकी वेरिफिकेशन होगी, तब आपको आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और रूल 8 के अंदर तो ये फॉर्म आते ही हमारे। ओके। तो अब यहाँ से हमारा ये एक्ट खत्म हुआ। यहाँ पे हमने जो सेक्शन इसमें कवर करे हैं तो ये हमारा आज क्लियर हो गया। ये मैंने आपको बता दिया। और मैं अब आपको ले जाऊंगा टैली पे। तो इसमें अब मैं टैली में ये बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि टैली में किस तरीके से एक सीनियर अकाउंटेंट और एक जूनियर अकाउंटेंट एंट्री करता है, एक एवरेज अकाउंटेंट और एक प्रोफेशनल किस तरीके से एंट्री करते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलो चलिए जी। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से सीनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जूनियर अकाउंटेंट किस तरीके से एंट्री करता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। यही वाले केस में जो हमने अभी एक्ट पढ़ा ना, सेक्शन 25 का, सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2 रूल 11 में और क्लोज 85 में किस तरीके से, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैली में नाम डालता हूँ। मैं यहाँ पर टैली में नाम जो डालूंगा वो जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से डालता हूँ। ठीक है। ये लिख देता हूँ, एक मिनट। एज पर जूनियर, ठीक है, एज पर जूनियर अकाउंटेंट बाय एंट्री लिख देता हूँ, है ना, एंट्री। ठीक है। ये जूनियर अकाउंटेंट एंट्री कर रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और यहाँ डाल देता हूँ नोएडा। ठीक है। ओके दोस्तों। नोएडा डालने के बाद नोएडा का जो पिन कोड नंबर होता है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक बार। सॉरी मैंने गलत कर दिया। एक मिनट 201 गलती हो गई। यहाँ पे मैं एक बार नोएडा डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और आपको तो टैली ऑलमोस्ट सबको भी
मतलब कंपनी क्रिएट करना तो सबको ही आता होगा, लेकिन मैं अगर नहीं आता तो मैं एक वीडियो बना दूंगा टैली इसके ऊपर भी, है ना, किस तरीके से करते हैं आज। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से, एक सबसे पहले मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ एक बार। दोस्तों मैं वीडियो में एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी रियल में दिक्कतें आए वो सब कुछ दिखे। क्योंकि मेरे को भी ये है कि अकाउंटिंग करते हुए थोड़ा टाइम हो गया, अब तो मैं सीधा, मेरी खुद फर्म चल रही है, तो मैं खुद अपना काम करता हूँ, है ना। पहले मैं भी अकाउंटेंट था, अब मैं खुद अपने अपना काम करता हूँ, मैं खुद अपना, मतलब मेरा ऑफिस है जहाँ पे मैंने स्टाफ रखे हुए हैं, तो वो खुद भी, अब वो खुद ही करता है। मैं बड़े बड़े केस देखता हूँ, मैंने कहा चलो ये वीडियो भी बना के एक बार पढ़ा के भी देख लिया जाए किस तरीके से पढ़ाने में मजा आता है। मेरे को तो काफी मजा आता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको जूनियर अकाउंटेंट। अच्छा, मेरे को केस क्यों याद आया ये वाला, ये वीडियो बनाने का। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरे पास अभी 2 या 3 अप्रैल को मेरे पास एक क्लाइंट आया, जो अपने फाइल मेरे को दे दी उन्होंने, मतलब उन्होंने कहा कि हम आपसे कम करवाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप करवा लीजिए। तो जब मैंने उनका डेटा अपनी टैली पे ओपन करा तो मेरे को वहाँ पे ये चीज़ें दिखी, मैंने कहा यार क्या अकाउंटिंग कर रहा है क्या है? मैंने कहा ये दिखाना चाहिए एक बार व्यूवर्स को अपने, कि एक, मैं यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट को गलत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं जूनियर अकाउंटेंट को कह रहा हूँ कि अपनी नॉलेज में ग्रो करोगे तो काफी हद तक अच्छे लेवल पे जाओगे। जिंदगी में जूनियर ही नहीं बन के रहना, सीनियर अकाउंटेंट तक पहुंचना है, सीनियर लेवल तक पहुंचना है। और सबसे पहली बात, एक्ट पढ़ना सीखो यार, एक्ट की पढ़ाई करो, एक्ट पढ़ो। मैंने बोल दिया ना, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 50 पढ़ना है अकाउंटेंट को। अब कोई भी आ जाए चाहे, हाँ, और उससे ऊपर जाना है तो फिर लिटिगेशन का पार्ट हो गया, डिपार्टमेंट में कैसे रिप्लाई करना है नोटिस का, सेक्शन 74 74A कैसे होता है, 108 पे क्या आता है, किस तरीके से अपील फाइल करनी होती है, सेक्शन 61 के अंदर रिप्लाई कैसे करना होता है डिस्क्रिपेंसी का, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर ये भी कोई सीखना चाहेगा तो मैं वीडियो में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को लगा तो ये भी पढ़ाऊंगा, मैं आगे ये सेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक जीएसटी पढ़ाऊंगा पूरा, उसमें अकाउंटिंग नहीं होगी। तो मैं देख रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको अभी यहीं से ही रखता हूँ, है ना। तो हम करते हैं जूनियर लेवल पे, है ना, पहले। अब देखिए मैं एक बार जूनियर लेवल पे ही बता देता हूँ, वैसे उनको ही पता होता है क्योंकि सीनियर बता ही देते हैं, तो मैं भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये सबसे बढ़िया फीचर आया है टैली में, जिस ये काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो बेशक मैं लेट बना रहा हूँ, पर बहुत बढ़िया फीचर है। इस फीचर का यूज करेंगे ना तो बहुत टाइम बचेगा आपके पास। अब मैं यहाँ पे जैसे ओल्ड टेल करता हूँ, अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ जीएसटी नंबर डालना है मेरे को किसी पार्टी का। अब मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने नंबर ले, ये जीएसटी नंबर लिए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप किसका जीएसटी नंबर है। और ये 5, ये देखिए, ये मैंने ले रखा है ना, एग्जाम्पल के लिए, है ना, पढ़ाने के लिए मैंने ये ले रखा है ना। तो ये देखिए, ठीक है। अब हम इसे कंट्रोल ही करेंगे। अब ये देखिए सबसे मजे की बात, मैं चलो आगे बताऊंगा सीनियर अकाउंटेंट के उसमें बताऊंगा, है ना। तो ये इसको कंट्रोल ए करते हैं सपोज, ठीक है। अब ये कंट्रोल ए कर लिया, हम यहाँ पर डाल देंगे। ये मैं पहले परचेज दिखा रहा हूँ आपको, परचेज में किस तरीके से जब परचेज के बिल आते हैं हमारे पास, तो जूनियर अकाउंटेंट जब उसको करता है तो किस तरीके से करता है। ये मैंने कर दिया, और ये देखो हमारे पास सारी डिटेल आ गई, हम कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेंगे इसे, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास आ गया आइटम ए, हम मैं डाल रहा हूँ आइटम ए। आइटम ए करने के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डालूंगा मैं आइटम, ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, बाकी सबको पता है किस तरीके से हमें स्टॉक लेना पड़ता है, किस तरीके से हमें वो चढ़ाने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पीसीस, ठीक, कंट्रोल ए के साथ सेव। एंड यहाँ पे मैं जीएसटी, अब मान लीजिए, अब जीएसटी मैं एक बार ये भी समझा देता हूँ आपको, क्योंकि कुछ अकाउंटेंट भाई या कुछ प्रोफेसर हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी मैं इसको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक बार इसको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर अप टू या 5 CR तक अगर मेरा टर्नओवर है, मतलब 5 करोड़ तक का मेरा टर्नओवर है, तो उसमें 4 डिजिट में एचएसएन कोड लूंगा, एचएसएन कोड लूंगा। अगर मेरा अगर मेरा सॉरी एक मिनट रुकिए, मोर देन 5 CR टर्नओवर है, 5 CR टर्नओवर है, तो मैं उसमें लूंगा 6 डिजिट, 6 डिजिट एचएसएन एचएसएन कोड लूंगा। ये भी उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें ये भी लिख रखा है। मैं इसमें नोटिफिकेशन भी बताता हूँ आपको कौन सी मेरे को याद है वो। और उसके बाद देखिए, पढ़ने का यही तरीका होता है, सारी चीजें याद रहती है। अब मान लीजिए एक्सपोर्ट
इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है हमारा। तो उसमें कौन सा डिजिट चलेगा, उसमें चलेगा, उसमें 5 करोड़ से तो ऊपर जाएंगे। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में क्या होगा, उसमें 8 डिजिट HSN कोड लेने हैं आपको, HSN कोड लेने हैं। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, जिस नोटिफिकेशन का नाम है 782020। ये एक नोटिफिकेशन आई थी ये, आप देख सकते हैं। और ये आई थी CT के अंदर, मतलब सेंट्रल टैक्स के अंदर आई थी, ठीक है। तो इसके अंदर आई थी ये, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं चलो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार GST में आ जाता हूँ। ये देखिए नोटिफिकेशन, यहाँ आएंगे, यहाँ पे देखिए ये होता है, देखिए यहाँ पे मैं एक बार ये भी समझा देता हूँ। चलो आज मैं सिखा ही देता हूँ सब, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा लेकिन सीख लो यार। जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है वो जिंदगी में टाइमलाइन को नहीं देखता, वो सीखता ही चला जाता है। 2 घंटे की वीडियो चाहे 10 घंटे की वीडियो, मैंने भी देखी है 20-20 घंटे की वीडियो, है ना, जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ देखिए सेंट्रल टैक्स इसमें, और सेंट्रल रेट, यहाँ पे रेट की नोटिफिकेशन आएगी, और यहाँ पे किसकी आएगी, ये वाली अलग से होगी। इसमें कुछ मतलब इसमें इसमें रेट होंगे, इस वाले में रेट होंगे, ये उसमें रेट नहीं होने के, ठीक है। ये दूसरी नोटिफिकेशन ऐसे ही यहाँ पे है, ये रेट वाली है, ये वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आएंगे जब इसमें आ गए, और यहाँ इसमें रेट नहीं होंगे, बस हम आएंगे 2020 में। अब यहाँ पे देखिए क्या था हमारा, मैंने अभी दिखाया था 7-8। हम यहाँ पे आएंगे, अभी क्या चल रहा है 95, 2020 में 95 तक नोटिफिकेशन आई है पूरी। अब यहाँ पे आ गए, ये देखिए, ये देखिए, ये है नोटिफिकेशन, 15 अक्टूबर 2020 को आई थी। और यहाँ पे ये रहा HSN कोड के बारे में ये बताया गया था, ठीक है ना। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप इंग्लिश में निकाल सकते हैं, हिंदी में निकाल सकते हैं, एज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया। तो पढ़ने का ये तरीका होता है, हम और भी चीज़ पढ़ सकते हैं यहाँ से, लेकिन पढ़िए दोस्तों। अब मान लीजिए मेरा टर्नओवर है कितना, 5 करोड़ तक की है मेरा टर्नओवर, तो मेरे को 4 डिजिट लेना है। और फॉर एग्जाम्पल के मैं डिजिट कुछ भी ले लेता हूँ, ये ले लिया, यहाँ पे आ गए। और मैं आपको आज GST के रेट लूंगा मल्टीपल, मतलब 22 सितंबर 2025 से 5, 18 और 40% का ही रेट रह चुका है गुड्स पर, और जो भी है, ठीक है, सर्विस पर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सारे रेट लूंगा, 5, 12, 18, 28, ठीक है, सारे रेट लेके चलूंगा। अब बढ़िया सा अकाउंटिंग बताऊंगा किस तरीके से ये करते हैं। ये आ गया, हमने 5% ले लिया सबसे पहले, ओके। मैं इसको सेव करूंगा, सेव कर लिया। अब देखिए ये मैं कर रहा हूँ जूनियर अकाउंटेंट का, अब वो किस तरीके से एंट्री करता है भाई, ये देखिए आप यहाँ पे आइए, 5% का रिलेट करके देखना कि कौन कौन किस तरीके की एंट्री करता है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया, HSN कोड डाल दिया, सॉरी यहाँ पे 4 आएंगे ना, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें आ गए ये टैक्स का वैल्यू, अभी हमारा क्या चल रहा था, लोकल की थी ना परचेज, लोकल की परचेज थी, और कितना 5% रेट था, और ये हमने गुड्स में डाल दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आइटम बी, आइटम बी, आइटम पीसेस, एंड ये उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया लोकल थी ना, तो ये ये गलती मैं आपको क्या बताऊँ, ये स्टेप है, ये देखिए यहाँ पे ये स्टेप हमारे किसके हैं, जूनियर अकाउंटेंट के। फिर अब मैं प्रोफेशनल को भी नहीं कहना चाहता, प्रोफेशनल भी फिर इन्हीं इन्हीं की वजह से ऐसी वो भी
इसी में मतलब इसी तरीके से मतलब वो फिर ऑडिट की रिपोर्ट वगैरह जो बनाते हैं वो हज़ारों लीटर को मेंटेन करते हैं। फिर हम जब उसको क्लोज करते हैं तो ये देख लीजिए आप, जब हम उसको क्लोज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो हमें बहुत सारे लेजरों को वो मर्ज करना पड़ता है। कितना था ये, सॉरी एक मिनट, 5 12 28 हो गया ना, मैं भी एक्चुअली करते करते निकल गया। ये 28 कर देते हैं इसको एक बार, कंट्रोल ए के साथ सेफ एंड, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, परचेज एट द रेट 28%। मैं आपको बताऊंगा फिर कि अभी मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं जूनियर अकाउंट को गलत नहीं कह रहा हूँ, बस ये है कि देखो जूनियर जूनियर लेवल पे होता है, लेकिन कुछ अगर सीनियर भी इसको देख रहा है और वो इस टाइप की हरकत कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं उनसे ये कहूँगा कि देखो मैं सच बोलता हूँ जो भी है, हमें अपडेट होने की ज़रूरत है अपने आप को, ठीक है ना। यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे क्या आएगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे CGST आ गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ और लगाना भूल गया, CGST 2.5%। अगर आज भी जो भी इस तरीके की हरकत, मतलब इस हरकत तो खैर क्या ही है, लेकिन ये है कि इस टाइप का अगर कोई काम कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैं ना ऐसे करके सारा एक बार मैं लिख लेता हूँ, काफ़ी टाइम काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। चलिए इसमें सारे लेजर क्रिएट कर लिए। अब ये देख सकते हैं आप, ये जूनियर अकाउंटेंट ने इस तरीके की अकाउंटिंग करते हैं। मतलब जूनियर क्या, अगर कोई सीनियर भी ऐसी एंट्री कर रहा तो उन्हें अपडेट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उन्हें सीखने की और थोड़ी नीड है। चलिए मैं देखो क्लियर कट बात करता हूँ, है ना। तो इस टाइप की एंट्री अगर अभी भी चल रही है यहाँ पे, मतलब इंडिया के अंदर, तो भैया फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपडेट होने की। यहाँ देखिए कितने सारे लेजर इन्होंने मेरे को कितना, मेरे को टाइम भी लगा, टाइम खैर क्या लगा, मेरा जल्दी जल्दी मैंने कर दिया। अब देखो इस टाइप की एंट्री उन्होंने करी है, और ये मैं सेव कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अब ये कंट्रोल, ये मैंने सेव कर दिया। अब एक बार आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसे प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जूनियर अकाउंटेंट ने एंट्री कर रखी है। जूनियर का अगर सीनियर भी इस टाइप की हरकत कर रहे हैं तो फिर एक बार उनको अपडेट, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपडेट होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ देखिए, क्या ये ठीक है, कितने सारे यहाँ पे लेजर डाल रखे हैं। ये देखिए, CGST SGST SGST CGST CGST 14 15 6% 5% के सब जा रहे, बहुत सारे लेजर डाल रखे हैं, देखिए। तो ये है थोड़ा, है ना, ये थोड़ा सा वैसा है, मतलब इसको मैं क्या ही कह सकता हूँ। पर फिर अगर जब इसका मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ इसमें आएंगे, बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट में आने के बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या हरकत हो रखी है। यही मेरे पास आया था, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको कैसे खत्म करते हैं। अगर इतने सारे, अभी तो कुछ भी नहीं है, यहाँ देखिए ये तो अभी इतने ही है, यहाँ तक भी होते हैं और इसके नीचे भी 10 20 पेज और नीचे होते हैं वो। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी अभी मैं सेल डालूंगा तो ये और लंबा जाएगा यहाँ तक। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, PNL में जाता है और यहाँ पे देखिए, ये देखो कितने लेजर बना रखे हैं इन्होंने, देख रहे हो कितने लेजर बना रखे हैं। अभी सेल में डालूंगा तो सेल भी इतनी बनेगी यहाँ पे, 5 12 28 वगैरह सारी टीम यहीं यहीं लग जाएगी, ठीक है। तो ये है जूनियर, और इस तरीके से हम जब सेल करेंगे तो सेल में भी यही चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सेल करके, ठीक है। यहाँ पे अभी, यहाँ पे से अब एक एक परचेज और मैं कर देता हूँ, एक परचेज और मैं कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ ये परचेज में और ऑल टैल करूँगा, एक मिनट। यहाँ पे एक्चुअली ये लिखा होगा ना, तो यहाँ पे ये डाल देंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो यहाँ पे 05C, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये सेव नहीं हो रहा। देखिए जूनियर अकाउंटेंट के सामने, ये जो हमारे अकाउंटेंट भाई है उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम आएगी, ये यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, जूनियर अकाउंटेंट या एवरेज अकाउंटेंट की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको तो देखेंगे सेम नेम आ रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, अब वो ब्लैकेट डालेंगे। ब्लैकेट डालने के बाद यहाँ पे, जैसे ये उत्तराखंड का है ना, तो यहाँ पे UK लिख देंगे। अब UK लिखने के बाद कंट्रोल ए करेंगे और सेव। सेव होने के बाद यहाँ पे आएंगे, आइटम डालेंगे, ये हो गया। यहाँ पर आइटम लिखेंगे B, ये भी हमने सेव कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ आएंगे CGST
2.5%, सी SGST, और फिर CGST 6%, और SGST 6%। अब ये देखिए यहाँ पे ये होने के बाद मैं कंट्रोल P करूँगा प्रिंट के लिए, और ये देखिए अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे देखिए ये जूनियर अकाउंटेंट ने एंट्री कर रखी है। अब ये बताइए अगर जब ये, अब मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे हमने एंट्री किस हिसाब से कर रखी है, ये देखिए किस हिसाब से कर रखी है। उन्होंने हमें बिल भेजा, ठीक है, लेकिन हम अपनी बुक्स में परचेज में कैसे एंट्री पास कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे उनकी तरफ से बिल ऐसा नहीं आया होगा जैसे ये है। उनकी तरफ से बिल आया होगा सिर्फ इतना इतना लिखा होगा, और यू के हमने डाल दिया, ये हमारी एंट्री हो गई भाई। हमें ये पता चल गया कि ये हमारा उत्तराखंड का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेल करके, सेल करके दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट सेल करता हूँ। तो हम एक बार मैं आपको सेल दिखा देता हूँ, सेल कैसे, सेल जूनियर अकाउंटेंट किस तरीके से सेल को हमारी सेल चढ़ाता है। तो हम एक बार देख लेते हैं ना, यहाँ पे आइए 3 पे। तो मैं सेल दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से हमारा जूनियर अकाउंटेंट भाई हमारे सेल चढ़ाते हैं। सॉरी, यहाँ पे डाटा लेना था, और कंट्रोल एल करेंगे, ओल्ट एल करेंगे। ओल्ट एल करने के बाद हम सेल दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से हमारे जूनियर भाई अकाउंटिंग मतलब सेल को करेंगे। अब ठीक है, ये कंट्रोल ए के साथ हम दिखा देंगे यहाँ पे, कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए के बाद यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आ गए, और ये हमारा सेव हो गया। यहाँ पे हम लेंगे आइटम है, ये आ गया 10,000, ठीक है, यहाँ पे सेल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो अकाउंटेंट भाई है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे सेल्स एट द रेट 5%, ठीक है। यहाँ पे सेल्स एट द रेट 5% डालने के बाद सेंटर यहाँ पे जाएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे जाएंगे सेल्स में, सॉरी, सेल में जाने के बाद यहाँ पे भी डालते हैं वो, यहाँ पे भी डालेंगे, और ये हमने डाल दिया यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे गए, लोकल सेल हमारी आ गई कितनी, 5%, ठीक है ना, 5% कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे इसे। और उसके बाद आइटम यहाँ पे आएंगे 10,000, और ये हमारी सेल आ जाएगी यहाँ पे कितनी है, एट द रेट 12% की हमारी सेल हो गई। और सेल होने के बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे डाल दिया अपना, पहले हम 5 करोड़ अभी उसमें कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लोकल सेल 12%, ये हमारी सेल हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद CGST। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ ले लूँगा परसेंट, ये ले लूँगा, और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे CGST। ये हमारी सेल है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, प्रिंट जब मैं दूंगा, ये बताइए कैसा लग रहा है आपको ये, जब ये सेल में जाएगा ये। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे से गलत कह रहा हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी देते हैं, लेकिन आप बताइए क्या ये ठीक लग रहा है ऐसे करके, इतने सारे लेजर बन रखे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए ये हमारे कौन से अकाउंटेंट भाई कर रहे हैं यहाँ पे, ये रहे, यहाँ पे ही कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी सेल दिखा रहा हूँ, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आ गए, है ना। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ पे आऊँगा, और ये डाटा से लेने के, अब मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, एक सेल करूँगा मैं यहाँ पे दिल्ली की सेल कर रहा हूँ मैं एक। और ये सेल करने के बाद, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई दोस्तों, सब कुछ लाइव है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हो गया, और मैं इसे कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल ए के साथ सेव। अब देखिए यहाँ देखो, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, एंटर ए डिफरेंट नेम। अब यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट नेम डालिए, अब डिफरेंट नेम हम डाल कैसे देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी तो यही है, ITC लिमिटेड। तो हम यहाँ पे डिफरेंस नेम कैसे डालेंगे, अगर आप इसको पोर्टल पे भी सर्च करेंगे ना, तो यही नाम आएगा वहाँ पे, पोर्टल पे भी सर्च करेंगे यही वाला नाम आएगा, वहाँ पे कोई भी अलग से नहीं आने का। मैं आपको एक बार मैं इसमें यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ आएंगे, और यहाँ पे अब हमारे कंटेंट भाई क्या करेंगे, यहाँ पे ये लेंगे, स्पेस दबाएंगे, स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे ये कर रहे हैं दिल्ली दबा देंगे, दिल्ली लिखने के बाद यूँ कंट्रोल लेके था। अब देखना ये सेव हो जाएगा, हो गया सेव। सेव होने के बाद यहाँ पे ये देखिए, अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, सेल, ठीक है, ये हमारी दिल्ली का है। तो मैं एक बार इसको ऐसे करूँगा, और यहाँ पे आइटम ये लूँगा, और सेल,
अभी यहाँ पे देखना एक इशू आएगा। अब देखना यहाँ पे IGST। अब IGST मैं लगा लेता हूँ, जैसे यहाँ पे IGST हमारा ये देखो। अब मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर में क्या कर रखा है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट होता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक ही बना रखा है। यहाँ से एक लोगों को हिंट भी मिल जाएगा कि कम से कम ये तो अकेले में बना लीजिए, आउटपुट इनपुट मत करिए, ऑटोमेटिक ही हो जाता है ना। पर कुछ लोग यहाँ पे आउटपुट लिख देते हैं, कुछ इनपुट, तो इनपुट के भी 12% अलग होगा, आउटपुट का ही 5% अलग होगा, 12% अलग होगा, इस तरीके से बना लेता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लेजर लगने का नहीं है, क्योंकि हमने क्या करा है, यहाँ पे सेल कुछ और ले रखी है। यहाँ पे सेल लेंगे हम इंटर। अब दोस्तों देखो, अभी मैंने जहाँ पे इंटर डाला, जैसे मैंने यहाँ पे इंटर डाला, तो यहाँ पे बड़े अक्षर में आ रहा है। कभी भी ऐसे, कभी भी टैली में एंट्री नहीं करनी चाहिए कि सारे अक्षर बड़े हैं और सारे अक्षर छोटे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए हमेशा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखो, यहाँ पे जैसे मैंने अब लिखा है यहाँ पे इंटर, तो कैपिटल में आ रहा है। तो यहाँ देखिए इंटर सेल्स, सेल एट द रेट 12, ये दिखा रहा हूँ 12, और कितना था, 5%, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आगे सेल्स, सेल दबा लिया, सेल हमने दबा दिया। अब देखो, मैं यहीं पर ही बता रहा हूँ आपको, ये बात मैं आपको उसमें ही बताता, ये सीनियर लेवल पे बताता मैं आपको, लेकिन मैंने चलो यहीं बता देता हूँ आपको कि हमें ऐसे करके हमें इसमें चढ़ाना पड़ता है। अब वो जो है, क्या नाम है, जो हमारे जूनियर अकाउंटेंट है या एवरेज अकाउंटेंट है, वो ऐसे करेंगे, सेल्स इंटर सेल्स @ 5%, ये डाल दिया, ये यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे ये, और ये हमारे हो गए, और यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया। अब देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ये, और अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ क्या ले रहा था, यहाँ लोकल सेल ले रहा था, जबकि इंटर है तो इंटर डालूंगा, मैं इंटर सेल डालूंगा, यहाँ पे 5% करके कंट्रोल ए के साथ सेव कर लूंगा। कंट्रोल ए के साथ जब सेव करूंगा, यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पे भी लिखूंगा इंटर सेल्स। मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से होता है, 12%, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे सेल कितना आएगा, यहाँ पे ये मैंने उसका एक्सेशन कोड ले लिया, ये हो गया, और यहाँ पे आ गए, एंड यहाँ पे ले लेंगे 12% एंड गुड्स, सेव कर लेंगे। और यहाँ देखिए, अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ लगते जा रहे हैं टैक्सेस, और यहाँ आ गया हम 5% पर। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लग गया, ठीक है। तो अब मैं इसको कंट्रोल ए के साथ सब सेव करूंगा, ये मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ प्रिंट का, कि यहाँ पे देखो क्या तरीका हुआ है। अब मान लीजिए तो ये देखिए, मान लीजिए अब मैं ये जूनियर अकाउंटेंट जब यहाँ से सेल करेंगे, मतलब जिस कंपनी से जा रहा है, यहाँ से एक कंपनी होगी, ऑफकोर्सली यहाँ पे कंपनी का नाम होगा, पर मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जब ये इस पार्टी को सेल करेगा, इस पार्टी को ये बिल भेजेगा, तो वो वाली पार्टी क्या कहेगी, आप ही बताइए, आप खुद बताइए, वो वाली पार्टी इनको क्या कहेगी कि देखना क्या लगा रखा है इन्होंने आगे। ये यहीं पर ही खत्म हो जाना चाहिए, मतलब इन पर देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लगा रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पार्टी का पूरा GST नंबर, आपको दिखा, ये भी चलो ये भी दिखा देता हूँ मैं, किस तरीके से हमें किसी पार्टी का पूरी डिटेल निकालनी हो तो किस तरीके से निकालते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने GST नंबर कंट्रोल C के साथ उठा लिया है, और मैं यहाँ पे आ गया, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊँगा, ये देखिए टैक्स, सर्च टैक्स पेयर में जाएंगे, यहाँ पे आप पूरा GST नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, पैन नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा GST नंबर डाल के सर्च करना चाहता हूँ। ये देखिए, जब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट, एक मिनट, वो आया नहीं कॉपी। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा ये 64, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे लीगल नेम में क्या आ रहा है और ट्रेड नेम में क्या आ रहा है, कहीं पर दिल्ली लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना। तो ये वाली हरकतें जो है ना, ये जो यहाँ पे ये वाली चीज होती है, ये सामने वाली पार्टी को भी सही नहीं लगता कि हमारे नाम के आगे कैसे क्या लिखा रखा है ये। और ये जब बिल डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो डिपार्टमेंट वाले भी कभी कभार ऑब्जेक्शन उठा ले, वैसे तो नहीं उठाएंगे, लेकिन कुछ पता नहीं है वो भी उठा लेते हैं। इनकम टैक्स में भी हमारा केस जाता है, GST डिपार्टमेंट में भी हमारा केस जाता है, तो वहाँ पे भी अलग इफेक्ट लगता है इसका, है ना। तो सही नहीं लगता है ऐसे करके। अब मैं, ये मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ,
ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ, जूनियर अकाउंटेंट जो बना रखा है, ये देखिए मल्टीपल लेजर बना रखे हैं, ये देखिए मल्टीपल लेजर, 5 इंटरेस्टेड सेल, ये लोकल सेल हो गई, ये यहाँ पे भी होता है ऐसे ही इंटरेस्टेड परचेज, तो पर मैंने डाला नहीं है इस पर, वो है इसमें, ठीक है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट, एक बार बैलेंस शीट में देख लीजिए, बैलेंस शीट में क्या हो रखा है, यहाँ देखिए बैलेंस शीट में, ये देखिए। खैर यहाँ पे तो अभी इतने ही लेजर मेंटेन हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे वो है, लेकिन अब जो जूनियर अकाउंटेंट है वो आउटपुट इनपुट, आउटपुट इनपुट, तो इस तरीके के लेजर बनाते हैं वो बहुत सारे, तो वो भी गलत लगता है ना। ये तो आपको, ये खुद भी आपने देखा होगा, प्रोफेशनल भाई देख रहे हैं, अगर प्रोफेशनल भाई देख रहे हैं हमारे, तो उन्हें पता चल गया होगा कि सही कहने हैं। और बाकी अगर कोई हमारे अकाउंटेंट भाई इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो वो भी देख देख लेंगे, देख रहे होंगे इस वक्त इस चीज़ को, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है यहाँ पे ना, सीखने की चीज़ें की ज़रूरत है अभी, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार ये हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीनियर लेवल पे कैसे एंट्री की जाती है। अब सीनियर अकाउंटेंट किस तरीके से एंट्री करता है इस वाले केस में, चलिए ये क्लोज कर देते हैं कंपनी, यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पर डालिए सीनियर, सीनियर एज पर सीनियर अकाउंटेंट, है ना, एज पर सीनियर टेन एंट्री। अब देखिए यहाँ पे मैंने डाला नोएडा, यहाँ पर डाल दिया उत्तर प्रदेश 201301, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल ए के साथ सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पे एक बार पार्टी का यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 09, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल ए के साथ सेव करूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो सीनियर अकाउंटेंट है वो यहीं पर जब अपना ये डालेगा, ये चीज़ें मेंशन करेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ और एनेबल करेगा यहाँ पे, वो ये है, इस वाली चीज़ को एनेबल करेगा, वो एनेबल मल्टीपल एड्रेस वाले को। तो जब इसको एनेबल करेंगे तो अब देखना जादू क्या होता है यहाँ पे। इसको यस करने के बाद अब देखिए, अगर इस कंपनी के, अगर जो हमारी कंपनी जिस कंपनी में अकाउंटिंग कर रहे हैं उस कंपनी का अगर मल्टीपल एड्रेस हो, तो यहाँ पे भी अपने एड्रेस मेंटेन कर सकता है, यहाँ पे भी डाल के। पर इस केस में नहीं है, तो कंट्रोल ए के साथ सेव करके अब आएंगे F9 में। अब मान लीजिए किसी पार्टी से हमारे पास परचेज बिल आया और उस पार्टी के मल्टीपल प्लेस ऑफ एड्रेस है और मल्टीपल जीएसटी नंबर है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आ गया, कंट्रोल सी, और अब मैं आपको दिखा दूँगा ये क्रेडिट, यहाँ पर डालेंगे 0, ठीक है, मैंने डाल दिया। ये मैंने वही वाले अभी एग्जाम्पल के लिए ये वही ले रखे हैं, कंट्रोल ए के साथ सेव। एंड यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इतनी बड़ी खूबसूरती है इस टैली की, टैली जो भी हमारे, जो टैली, टैली इतनी बढ़िया है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। ये देखिए ऑटोमेटिक, ये हमें डालना होता है बस ओनली, बाकी टैली ने यहाँ पे खुद मेंशन कर रखा है, ये देखिए एड्रेस, इतना एड्रेस हमें खुद मैनुअल डालना पड़ता है। अब कुछ हमारे प्रोफेशनल भाई या कुछ अकाउंटेंट वो जल्दीबाजी में करते हैं कि भाई परचेज से क्या क्या फर्क पड़ता है, वो यहाँ पे सीधा लखनऊ डाल के एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, परचेज चढ़ा देंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी थोड़ी देरी लगेगी, लेकिन हर काम अगर आप अपनी रियल लाइफ में आराम आराम से करेंगे, मतलब आराम इन द सेंस सही तरीके से लेके चलेंगे, तो फ्यूचर में भी आप हर काम को सही तरीके से करेंगे। अगर आप पहले ही स्टार्टिंग में ही हर काम को जल्दीबाजी में करेंगे छोटा मोटा करके, तो दिक्कत आएगी फ्यूचर में, फिर कहीं ना कहीं फंसोगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये देखिए जैसे ही मैंने F11 में वहाँ पे जब जीएसटी का एड्रेस डाल रहा, वो जीएसटी नंबर डाल रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक एनेबल करा था एक को, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाले को। तो यहाँ पे देखिए वो उसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ आई है। अब मैं यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, यहाँ पे जब मैं यस करता हूँ, यस करने के बाद अब ये देखना, एक नंबर मेरे पास जीएसटी का ऑलरेडी डाल चुका है, जीएसटी का। अब यहाँ डालता हूँ मैं, यहाँ डालता हूँ मैं यूके का डाल देता हूँ ना, यूके, यूके का डालूंगा। अब यहाँ पे देखना, बाहर तो मुझे मिला ही था, बाहर तो मुझे ये मिला था, लेकिन अंदर भी मुझे मिलता है, बहुत बढ़िया फीचर है, ये बहुत बढ़िया करा टैली ने, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मेरे को ये समझ लो कि वो चीज़ें डालने की आवश्यकता ही नहीं है, एड्रेस वगैरह। अब मैं कंट्रोल ए करूंगा ना, ये देख लो सारी चीज ऑटोमेटिक फैक्स करेगा। अब मैं एक और चीज दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जब आप ओल्ट एस करेंगे, ओल्ट एस करते के साथ ही एंटर प्रेस करिए, ये देखिए कंपनी का पूरा डेटा आ जाएगा, ये देखिए लास्ट अपडेट, ये देखिए
कंपनी में। रजिस्ट्रेशन की डेट, यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन की डेट, लास्ट अपडेट, ये सब कुछ यहाँ पे देखेंगे, ये भी आ गया, सब कुछ दिखा देगा कितना है। ठीक है, अब यहाँ से हम कंट्रोल बैक करके कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे, ये हमारा सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, नागालैंड से मैंने परचेज करा, नागालैंड का मेरे पास बिल आया है। ठीक है, नागालैंड का मेरे पास बिल आया, कंट्रोल ओल्ट एल करूँगा 13। एक्चुअली मेरे को स्टेट कोड इसलिए याद है कि मेरे क्लाइंट है ना वहाँ पे, मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मेरे को एक क्लाइंट मिले हैं वहाँ के, तो उसकी वजह से मेरे को याद है जिनका हम काम करते हैं। मतलब आज की डेट में तो ऑनलाइन ही हो जाता सारा। तो ये देखिए कंट्रोल ए, अब देखिए सारी चीज़ आ गई ना, कंट्रोल ए के साथ सेव एंड सेव। अब देखिए मैंने यहाँ पे कितने एड्रेस, कितने जीएसटी नंबर डाले, एक जीएसटी नंबर ये मेंशन करा है, एक जीएसटी नंबर यहाँ मेंशन करा है, एक यहाँ पे करा है। अब देखना मैं इसे जब कंट्रोल ए करूँगा, ये मेरा देखो यस हो गया, सारी चीज़ें आ गई है, पूरी चीज़ें मेंशन हो गई है मेरी, सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 3 जीएसटी नंबर है और नेम क्या है कंपनी का, एक ही है। बस कंट्रोल ए के साथ सेव करूँगा, ये हमारा सेव हो गया, ये हमारा सेव हो गया। अब मैं आइटम ए, यहाँ आइटम ये ले लूँगा, आइटम आइटम करूँगा यहाँ पे, यहाँ ले लूँगा पीसेस, पीसेस 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 का कंट्रोल ए के साथ सेव एंड यहाँ पे आऊँगा, यहाँ जीएसटी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं 5 करोड़ से ऊपर वाली टर्नओवर में काम कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, अब मैं यहाँ पे जीएसटी में मैं यहाँ पे कितने एस एस एन कोड लूँगा, 6। ठीक है ना, 6 कोड ले लिए मैंने यहाँ पे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था उसमें। और यहाँ पे मैं ले लूँगा 5%, कंट्रोल ए के साथ से। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं करूँगा परचेज का। दोस्तों कभी भी ना ऐसे काम मत करना यार, यहाँ पे यहाँ पे ऐसे काम मत करना कि 1 मिनट, परचेज मतलब ऐसे नहीं कि आप इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखते हैं सब कुछ बिल ऐसे हैं। मतलब कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना, खूबसूरती के साथ करो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो खूबसूरती के साथ करना चाहिए। हमें शुरू का अक्षर बड़ा रखना चाहिए कैपिटल में, और लास्ट के जो उसके बाद के अक्षर है उसको कैपिटल में रखना चाहिए, स्मॉल में रखना चाहिए, सॉरी, है ना। तो इस तरीके से 1 मिनट, थोड़ा इस तरीके से हमें करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये रख दिया है और ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आ गया, अब देखना मैं यहाँ पे ना कुछ भी चीज़ नहीं लूँगा, यहाँ मैं कुछ भी चीज़ नहीं लूँगा, ये यही जो सीनियर अकाउंटेंट की बात है उसमें। ये देखो अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं लूँगा, कंट्रोल ए के साथ सेव। पता क्यों नहीं ले रहा मैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इस वीडियो को रोक के फिर मेरे को बताना क्यों नहीं ले रहा। ठीक है ना, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं आइटम ले लेता हूँ यहाँ पे बी। ठीक है, आइटम ले लिया, पीसीएस, ये आ गया। और मैंने 6 सेशन कोड लेना है, ये देखिए। और यहाँ पे ले लूँगा 12%, कंट्रोल ए के साथ सेव एंड ये। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये मैंने एक ही कॉमन लेजर मेंटेन कर रहा हूँ मैं उसका, और आइटम परचेज का। ठीक है ना, और यहाँ पे सी, कितना परसेंट है यहाँ पे, 18%, कंट्रोल ए के साथ सेव एंड टू 50। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर लिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सी जी एस टी, यहाँ पे सी जी एस टी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस का लेजर आ गया, ये मैंने सी जी एस टी। अब देखो यहाँ पे, यहाँ मैं कहीं पर मेंशन नहीं करने का कि यहाँ पे कौन सा रेट है, यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ सेव करूँगा और एस जी एस टी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ मैं कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, एस जी एस टी, कंट्रोल ए के साथ सेव। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे कभी भी टैक्स, यहाँ पे टैक्स कभी भी अपने हाथ से या अपने हैंड से मत डालना, ऑटोमेटिक आना चाहिए यहाँ पे टैक्स। अगर हमारा टैक्स ऑटोमेटिक आ रहा है तो समझ लो हमारी चीज़ें सारी सही है। यहाँ पे टैक्स हमेशा ऑटोमेटिक आना चाहिए। और जीएसटी की भी मैं आपको बता दूँ, जीएसटी की भी 3 लेजर मेंटेन करनी चाहिए, सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी। अब कंट्रोल ए के साथ मैं इसको सेव करूँगा और ये मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं एक और एंट्री करता हूँ यहाँ पे, और ये मैं देखो अब मैं वही लूँगा, यहाँ पे मैं दोबारा क्रिएट नहीं करने जा रहा हूँ,
यहाँ पे मैं अब जो लूंगा, मैं जो परचेस करूंगा, अब मैं कर रहा हूँ उत्तराखंड से परचेस, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ बड़े कमाल की चीज़ है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे रिलायंस आ रहा है, पर यहाँ पे जब मैंने वहाँ पे, आपने देखा होगा वहाँ पे मैंने एड्रेस डाला था यहाँ पे, अब ये यहाँ पे एक न्यू एड्रेस टाइप का आ गया। और यहाँ ध्यान रखना, ये देखो ये चीज़ें बदल जाएगी, ये देखना अभी, जब मैं यहाँ पे उत्तराखंड डालूंगा, उत्तराखंड डालते ही ये देखिए सारी चीज़ें चेंज हो गई, देहरादून देहरादून एड्रेस सारा चेंज हो गया और जीएसटी नंबर भी चेंज हो गया। तो ऐसे ही हमें करना है, अकाउंटिंग हमें ऐसे ही करनी है। एक बार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ उत्तराखंड लेकर कंट्रोल ए के साथ सेव आइटम, अब मैं आइटम ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए अब मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं थोड़ी वैल्यू ज़्यादा लूँगा यहाँ पे। और आइटम सी, आइटम बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सी जी एस टी लगाऊंगा तो नहीं लगेगा क्योंकि आई जी एस टी का हमारा ये, तो मैं आई जी एस टी में आ गया, ड्यूटी एंड टैक्सेस एंड आई जी एस टी। और यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूंगा, यहाँ पे रेट मेंशन नहीं करूँगा, कंट्रोल ए के साथ रेट ऑटोमेटिक ही मेंशन हो गया। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ऑटोमेटिकली कितनी भी मल्टीपल लेजर हो, मल्टीपल रेट हो, ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब हम परचेस करते हैं, जब हम कभी किसी भी क्लाइंट, किसी भी पार्टी से परचेस करते हैं, तो जब परचेस की एंट्री डाले तो कुछ अकाउंटेंट भाई यहाँ पे जो करते हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि बढ़िया कर रहे होंगे, बढ़िया एकदम सही वे पे है। लेकिन जो नहीं करते उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अपना सब कुछ मेंटेन करें, सब कुछ ईवी बिल आ रखा है, ईवी बिल की डिटेल डालें, सब कुछ यहाँ पे सारी चीज़ मेंटेन करके ही आगे बढ़े, है ना। बढ़िया अकाउंटेंट वही है जो काम को सही से करे। अब हम कंट्रोल ए के साथ हम इसको सेव करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैं 5, 12, 18 का टैक्स रेट से इसलिए समझा रहा हूँ, बेशक वो हमारा 12% और 28% खत्म हो चुका है। 22 सितंबर 2025 से 5, 18 और 40% का टैक्स रह गया है, और 12% और 28% का टैक्स रिमूव हो चुका है। लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको 5, 12, 28 का समझा रहा हूँ, है ना। तो ये मेरा मोटिव है सिर्फ सिखाने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सेल। अब सीनियर अकाउंटेंट सेल कैसे करता है, सेल की जब एंट्री, जब वो सेल करेगा किसी क्लाइंट को तो किस तरीके से करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आ गए और ये मैंने सेल लिया, ये यहाँ पे करा, और मैं अब सीनियर अकाउंटेंट जो सेल करेगा वो इस तरीके से करेगा। दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जी अकाउंटिंग करना हर कोई सीख जाएगा, लेकिन एक्ट सीखने की कोशिश करना दोस्तों, बस सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये करा है, ये देखिए सारी चीज़ें अपना ऑटोमेटिक आ गई है। अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन है ना, जो यहाँ पे इस पार्टी के मल्टीपल जीएसटी नंबर है, मल्टीपल एड्रेस हैं, तो मैं यहाँ डालूंगा उसको, इसको मैं यस करूंगा और यहाँ पे ले लूंगा मैं पहले दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली लेने के बाद ये करूंगा, ये हो गया 59L, और ठीक है, ये मैंने ले लिया, इस पार्टी का भी मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। और उसके बाद मैं एचआर का भी, हरियाणा का भी ले लेता हूँ भाई, हरियाणा का भी है मेरे पास जीएसटी नंबर 06, यहाँ के भी हमारे पास क्लाइंट है हरियाणा के, और दिल्ली के भी हैं, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे 1ZE। ये सॉरी दोस्तों, कुछ गलती हो गई यहाँ पे, गलती देखो, सब कुछ लाइव चल रहा है, आपको तो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी पर सब लाइव है, कुछ भी मैं हेर फेर नहीं करना चाहता हूँ, सब उसमें ही रहेगा ये, ठीक है ना। तो लाइव प्रॉब्लम देखी जाएगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। 06, कभी भी काम को आराम से करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम लेके करो लेकिन करो सही, ठीक है। अब ये मैंने देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कितने यहाँ पे सेल के लिए मैं इस पार्टी को सेल करूंगा, और यहाँ देखिए मेरे पास एक यूपी का नंबर है, एक दिल्ली का है, एक अचार का है, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ सेव एंड सेव, सेव करने के बाद यहाँ पे आ गया। अब मैं आइटम ले लेता हूँ यहाँ पे एक, यहाँ पे आ गया, मैं आपको सब चीज़ सिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, जैसे मैं अभी ये कर रहा था, अकाउंटेंट जो हमारे दोस्त हैं, अकाउंटेंट भाई जो हैं, वो कभी भी इस पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के लिए। इससे पता चलता है कि अकाउंटेंट को किस तरीके का नॉलेज भी है और किस तरीके का काम कर रहा है। हमारा पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, बाकी सारे अक्षर स्मॉल में होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर एक कैपिटल फिर स्मॉल, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं खुद अकाउंटेंट
जो जिन्होंने टैली बना रखी है बैंगलोर से, जो ऑपरेट है बैंगलोर में, जो हेड ऑफिस है इनका, इन्होंने खुद ये देखिए किस तरीके से कर रखा है। और यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए खुद अपने हिसाब से इस तरीके से हमें भी काम करना होता है। अब मैं देखिए यहाँ पे कुछ नहीं डालूंगा और यहाँ पे मैं सिर्फ गुड्स लेके कंट्रोल के साथ सेव कर लूँगा। टैली इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। फिलहाल मैंने बीजी पे भी काम कर रखा है, बीजी भी ठीक है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगा टैली। बीजी को मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने दो ही सॉफ्टवेयर में काम करा है, बीजी और टैली, और टैली में बहुत ज़्यादा कर रखा है। टैली मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। बीजी भी ठीक है, बीजी के लिए भी मैं गलत नहीं कहूँगा, पर टैली इज़ द बेस्ट, है ना। तो मैं ये देखिए कंट्रोल ये देखिए आप, ये देखिए हो गया ना ऑटोमेटिक। ये देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक ही हमारा क्या हो गया, ये देखिए ऑटोमेटिक ही हमारे सारे टैक्स लग रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना हो रहा है, बस हमें फीचर के हिसाब से, हमें अपनी नॉलेज के हिसाब से हर चीज़ों का इनेबल करना है। ये देखिए कंट्रोल के साथ सेव एंड सेव हो गया ना। देखो अब मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको, 2, और ये होता है। अब मैं मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ, एक बार हरियाणा में सेल करूँगा। हरियाणा में सेल करते ही यूपी का जीएसटी नंबर हट जाएगा। ये हट गया ना, यहाँ देखिए ये हट गया, यहाँ पे आ गया अपना। अब मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ एक बार, हरियाणा कंट्रोल के साथ सेव एंड आइटम सी, कितना, ए क्वांटिटी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे हमने एक कॉमन लेजर मेंटेन कर रहे हैं। कॉमन लेजर हम इसलिए मेंटेन कर रहे हैं सेल का एक, क्योंकि हम आइटम में एचएसएन कोड, जीएसटी रेट दोनों डाल रहे हैं। अगर हम कहीं और जगह आइटम या अकाउंटिंग वाउचर में अगर हम वो नहीं डाल रहे होते, क्या नहीं डाल रहे होते, एचएसएन कोड और आइटम, तो फिर हम मल्टीपल परचेज के लेजर मेंटेन करते हैं, फिर उसके हिसाब से चलते हैं। जब हमारा एचएसएन कोड भी एक है और जो हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका रेट भी एक है, 5% पे है, 5 ही, 18 है तो 18 ही, ठीक है ना। तो इसलिए हम वो कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बी, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ए, और ये हमारा हो गया सेल्स का पूरा। मैं एक बार यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, 40,000 ले लेते हैं, और आई जी एस टी में मेंटेन करूँगा। देखो आई जी एस टी वगैरह सब चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अपनी सारी डिटेल डालेंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन एक बात कह रहा हूँ दोस्तों, परचेज में भी ऐसे ही करना है हमें, परचेज में भी सारी चीज़ें डालनी होती है, कुछ भी नहीं छोड़ना परचेज में भी, है ना। बढ़िया अकाउंटिंग करिए, आपको खुद भी सही लगेगा और लाइफ में ग्रोथ भी होगी, और ओनर और सीए के पास भी वैल्यू बढ़ेगी, उनके पास भी आपकी, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं आपको सेल दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अब कोई आ रहा है मेरा यहाँ पे कोई सभी, ये देखिए ये सीनियर अकाउंटेंट कर रहा है ना, यहाँ दिल्ली लिखा है ना, आचार लिखा है ना साइड में, और ऑटोमेटिक ही जीएसटी नंबर चेंज हो रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं यहाँ पे ये सेव कर लूँगा, ये मैंने सेव कर लिया यहाँ पे, ये देखिए ये सेव हो गया। अब मैं आपको एक बार पीएनएल दिखाता हूँ, पीएनएल में देखते हैं पीएनएल में क्या चल रही है कहानी। पीएनएल में आने के बाद ये देखिए हमारा सेपरेट परचेज मेंटेन हो रहा है, सेपरेट सेल मेंटेन हो रही है। क्यों? क्योंकि हम स्टॉक में से एचएसएन और प्लस में क्या दिखा रहे हैं, मल्टीपल रेट एचएसएन स्टॉक में, इसलिए हम कॉमन लेजर मेंटेन कर रहे हैं सेल और परचेज का, ठीक है। अब मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाता हूँ एक बार। बैलेंस शीट में हमारे ये स्टॉक वगैरह सारा मेंटेन हो रहा है। अब ड्यूटी एंड टैक्सेस में ये 3 लेजर हैं। इसका फायदा भी ये भी है कि हमारा जो, जब हम क्या नाम है फाइनल एंड में आते हैं, जब हम सेल परचेज सबका लेते हैं, जीएसटी आर फाइल कर देते हैं 11 तारीख और 30 तारीख को, तो हमें क्लोजिंग करनी होती है, क्लोज करने पड़ते हैं क्या, हमारे जीएसटी लेजर को, मतलब क्या नाम है उसके हिसाब से, जो हमारे क्या नाम है जीएसटी के हिसाब से हमें क्लोज करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक ही सारा हो चुका है। अभी हमारे पास कितना इनपुट पड़ा है, 600, और लाइबिलिटी हमारी कितने की, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये 1200 की इनपुट पड़ा है, 600 का ये। तो ये हमारा एकदम एक्चुअल वे है। अब मैं आपको वो एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, जीएसटी आर वन में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आइए, ये देखिए यहाँ पे बताइए कि कोई गलती है। जो बढ़िया अकाउंटेंट होता है, जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट होता है, जो बढ़िया नॉलेज रखता है, वो कभी भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं आना था। यहाँ पे कभी भी मिस्टेक नहीं आती इस पे, सर्टेन। क्यों? अब जिन कंपनियों का मैं काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे जो डेटा भेजते हैं जो अकाउंटेंट, उनको हमने बढ़िया एकदम परफेक्ट वे में समझा दिया है और सिखा भी दिया है। यहाँ पे वो हमेशा चेक करके भेजते हैं हमारे पे डेटा, और हमें ज़्यादा
चीज़ चेक नहीं करनी पड़ती और ऑटोमेटिकली वो हमारे जो स्टाफ है कर देता है उसको फाइल। अब मैं यहाँ पे 3 भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। यहाँ देखिए 3 भी में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अब कुछ अकाउंटेंट भाई ये कहेंगे कि हमें 5% 18% का लीजर कैसे दिखेगा कि हमने 5 में करा 6 में करा। तो मैं आपको दिखा दूँ F5 यहाँ पे जैसे प्रेस करेंगे आप, जैसे F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे करेंगे Alt F1 करने के बाद यहाँ पे आइए देखिए 5% 12% का आपने ये चढ़ा रखे हैं। यहाँ पे हमें सारी चीज़ दिख जाती है और ऐसे ही मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी परचेज में भी 5 12 18 सब चीज़ दिख जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हमने आपको एक्ट भी पढ़ाया है, जीएसटी में का एक्ट किस सेक्शन में, किस रूल में, किस क्लोज में ये बात देखिए कि मल्टीपल एड्रेस और मल्टीपल जीएसटी नंबर पे ये कहाँ लिखी हुई, किस एक्ट में ये बात लिखी हुई थी। तो आज हमने जीएसटी एक्ट भी आपको पढ़ाया है, किस तरीके से एक्ट पढ़ना चाहिए। और मैं अकाउंटेंट भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़, प्रोफेशनल को नहीं कहना चाहता, बिकॉज वो ऑलरेडी जीएसटी, इनकम टैक्स एंड कंपनी एक्ट ऑलरेडी सारी चीज़ पढ़ रखे होते हैं। तो मैं उनसे भी कहूँगा जो हमारे अकाउंटेंट भाई है कि प्लीज़ आप भी पढ़िए। मैंने आपको बोला ना कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 50 जीएसटी के एक्ट को, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 50 तक अकाउंटिंग की लाइफ है। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 50 तक कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे सेक्शन मिल जाएंगे। तो वो पढ़िए, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी, है ना? तो मैं यही कहना चाहता हूँ। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हैव टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, और जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को, जिस तरह से उनकी भी नॉलेज गेन हो। और लास्ट में ये कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है आपसे, बाय।